नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी जीडी 31 जनवरी प्रथम पारी का एग्जाम हो चुका है। तो इस सेट में पूछे गए जीके के क्वेश्चंस का एग्जैक्ट एनालिसिस एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना है। फर्स्ट शिप की पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। न्यू कैंडिडेट जरूर ज्वाइन कर लेना। शुरुआत कर लेते हैं सवाल नंबर 1 के साथ में। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लोकसभा और विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए आरक्षण की अवधि 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा दी गई है? तो ये किया गया है 104वां संविधान संशोधन, जो कि दिसंबर 2019 में हुआ है। इसमें जो लोकसभा और विधानसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण रहता है सीटों का, उसकी अवधि 10 वर्ष के लिए और एक्सटेंड कर दी गई है 104वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 100 से लेकर जो 105 तक संविधान संशोधन हुए हैं उनमें क्या क्या प्रावधान है वो जान लेते हैं एक एक करके। आगे बढ़ें उससे पहले आज अंतिम दिवस है टेक्स्ट बुक के इस ऑफर का। 1 तारीख से 1 फरवरी से टेक्स्ट बुक पास की प्राइस बढ़ रही है। अब आपको यही पास सबसे लोएस्ट प्राइस में, वो जब आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में 269 रुपये में, वो भी 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष। एक बार पास ले लो, जितने चाहे जो चाहे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट दो, 2 साल का झंझट खत्म मॉक टेस्ट के केस में, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर सबसे बेहतरीन कंटेंट रहता है मॉक टेस्ट का, एग्जाम ओरिएंटेड। और सभी एग्जाम्स की जो चाहे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 640 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में मिल जाएंगे, एग्जाम पैटर्न डैशबोर्ड पर आधारित। यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट मॉक टेस्ट देते हैं, आप देखेंगे 17 लाख एक्टिव यूजर्स से जो एग्जाम में फॉर्म डालते हैं उतने कैंडिडेट एक्टिव मॉक टेस्ट देते हैं। तो क्या रैंक रहती है एग्जाम से पहले, जितने आप मॉक देंगे, मॉक का एनालिसिस करेंगे, वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो डेली मॉक टेस्ट देखिएगा, अपनी रैंक चेक करिएगा, कहाँ का कमी आई है उसमें आप सुधार कीजिएगा। तो अभी इस ऑफर का लाभ उठा सकते हो। आज 31 जनवरी को लास्ट डे है और एक को प्राइस बढ़ रही है। टीटीजी के कूपन कोड यूज करके इस बेहतरीन डील का फायदा उठा सकते हो, स्मार्टफोन भी जीत सकते हो यदि आप लकी रहे तो। फिलहाल आप सवाल देखिएगा, 104वां संविधान संशोधन एससी एसटी लोकसभा विधानसभा में 10 वर्ष के लिए आपकी अवधि को बढ़ाया गया है आरक्षण की। 100वां देखेंगे तो 100 में क्या है, 2014 में हुआ है 100वां संविधान संशोधन, जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भूमि सीमा समझौता 1974 है, इसके तहत भूखंडों का आदान प्रदान किया गया। 101वां क्या है, जीएसटी का है। 102वां क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। 102वां 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103 में क्या है, 103 में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए 10% का आरक्षण है ना, वो 103 में है। 102 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा। 104 का हो चुका। 105 में क्या है, राज्यों को अपने यहाँ सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने का अधिकार। 105वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। पंजाब के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, पंजाब में आपके भांगड़ा है, झूमर है, धूमल है, लुड्डी है, जूली, धनकरा, सम्मी, गिद्दा, कीकली, जागो, तीजन, ये सभी पंजाब के हैं। प्रमुख रूप से पंजाब में भांगड़ा नाम आ जाता है, धूमल आ जाता है और गिद्दा भी आ जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक लोक नृत्य है लावणी, जो विकल्प में था, ये था कि सवाल में कौन सा नहीं है, तो लावणी है महाराष्ट्र का लोक नृत्य। नेक्स्ट सवाल, अशोक स्तंभ में किसने प्रशस्ति खुदवाई थी? अशोक स्तंभ की जो प्रशस्ति है, शिलालेख है, वो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानी जाती है। इस प्रयाग प्रशस्ति में किसका वर्णन है? प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने इसको क्या है, रचयिता है हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति के, और समुद्रगुप्त के ये दरबारी कवि हैं। इन्होंने इलाहाबाद स्तंभ, जो अशोक स्तंभ है, इलाहाबाद स्तंभ है, प्रयाग प्रशस्ति है, इसकी रचना पूछ रहे तो आप कहेंगे हरिसेन ने की है। और समुद्रगुप्त के शासन का इसमें वर्णन आपको देखने को मिलेगा। समुद्रगुप्त के द्वारा जो विजय हैं, साम्राज्य हैं, उनकी सीमाओं का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में। स्तंभ है ये अशोक के द्वारा 6 शताब्दी पूर्व निर्मित अशोक स्तंभ था, और समुद्रगुप्त के द्वारा ये स्तंभ 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया है। समुद्रगुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने खुदवाई? समुद्रगुप्त में। रचयिता कौन है इस प्रशस्ति के? तो वो है हरिसेन, ध्यान रखना। राज्यपाल की नियुक्ति की योग्यता आपको मिलेगी आर्टिकल 157 में, और वो योग्यता है कौन कौन सी? राज्यपाल के लिए मिनिमम एज तो 35 वर्ष चाहिए। साथ ही साथ एक और फैक्ट है कि राज्यपाल है ना, वो विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, यानी एमएलए चुने जाने के योग्यता रखता हो। 35 वर्ष की न्यूनतम आयु हो, किसी भी सार्वजनिक पद पर, गवर्नमेंट पद पर वो आसीन न हो, और बाकी वो भारत का नागरिक है, दिवालिया पागल न हो, ये तो बेसिक रहती है सभी में। राज्यपाल के केस में आर्टिकल 155 बताता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और उनकी पद अवधि रहेगी वो सामान्य 5 वर्ष है, लेकिन राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत यानी जब चाहे राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। और राज्यपाल के केस में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ।
इसके तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त हो सकता है। ध्यान रखना, राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 में है और एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त हो सकता है। ऑलरेडी जीडी में आया हुआ सवाल है, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में? 7वां 56, राज्यपाल एक से अधिक राज्य 7वां 56। जम्मू कश्मीर के सेकंड उपराज्यपाल कौन है? तो आप कहेंगे वर्तमान में जो उपराज्यपाल है वो सेकंड ही तो है। जम्मू कश्मीर जो यूटी बना है, केंद्र शासित प्रदेश बना है, उस केस में जो प्रथम राज्यपाल बने थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। जीसी मुर्मू रहे थे 31 अक्टूबर 2019 में। साथ ही साथ लद्दाख भी बना था उस समय यूटी, तो लद्दाख में उस समय कौन बने थे 31 अक्टूबर को? आर के माथुर, जो वर्तमान तक है। आर के माथुर लद्दाख में वर्तमान तक उपराज्यपाल है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जीसी मुर्मू का 6 अगस्त 2020 तक थे। उसके बाद वर्तमान में सेकेंड जो कहेंगे आप जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर वो मनोज सिन्हा है, 7 अगस्त 2020 से बने हैं मनोज सिन्हा। 2022 में नागालैंड से राज्यसभा सदस्य जो भी राज्य जिसमें एक एक राज्यसभा की लगभग सीट है या फिर एक एक राज्यसभा सदस्य, क्योंकि राज्यसभा का भी भंग नहीं होता है तो एक साथ सदस्य नहीं सिलेक्ट किए जाते हैं। 6 वर्ष की उनकी जो अवधि रहती है वो अलग अलग अवधि में एक साथ भंग नहीं होती। तो 2022 में जो नागालैंड से राज्यसभा सदस्य नियुक्त हुए हैं वो दोस्तों एसपी कौन्यक जो विमन है बीजेपी से, 3 अप्रैल 2022 से ये राज्यसभा के सदस्य नियुक्त हुई हैं। 2022 में नागालैंड से महिला जो राज्यसभा सदस्य नियुक्त हुई है या फिर 2022 में ये एकमात्र ही हुई हैं एसपी कौन्यक। अदर इंपॉर्टेंट आपके लिए जिसमें 2022 में केवल एक व्यक्ति राज्यसभा से सदस्य बने हैं। 2022 की बात कर रहा हूँ, 2022 में त्रिपुरा से राज्यसभा सदस्य, ऑलरेडी एसएससी जीडी में आ चुका सवाल है, बिप्लब कुमार देव बने थे 22 सितंबर 2022 को। अदर 2022 की बात करें नागालैंड में ये आ चुका है। उत्तराखंड में कल्पना सैनी उत्तराखंड में 2022 में, ध्यान रखना कल्पना करो आप उत्तराखंड में हो, तो कल्पना सैनी उत्तराखंड से 2022 में राज्यसभा सदस्य। हिमाचल प्रदेश से बात करेंगे तो सिकंदर कुमार, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ियों के शिखर पर सिकंदर कुमार हिमाचल प्रदेश से 2022 में कौन बने हैं राज्यसभा सदस्य। ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा और नागालैंड का आपको पूछा है। यानी मोटे मोटे तौर पर 4 हो जाते हैं। बाकी अदर भी इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े कम इंपॉर्टेंट। असम से कौन बने हैं दोस्तों 2022 में? तो पी मार्गरिता और आर नार्जरी असम से। ये बिहार से काफ़ी बने तो इंपोर्टेंट नहीं है। छत्तीसगढ़ से राजेश शुक्ला, रंजीत रंजन। हरियाणा से कृष्णलाल पंवार, कार्तिकेय शर्मा, सभी राज्यों से हैं राज्यसभा सदस्य। लेकिन 2022 में जो राज्यसभा सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत जो 12 सदस्य हैं 10+2 के केस में, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत राज्यसभा सदस्य 2022 में जो हुए हैं वो किस राज्य से हुए हैं और किस क्षेत्र में हुए हैं? जैसे दोस्तों वीरेंद्र हेगड़े सोशल कार्य से कर्नाटक से हैं जुलाई 2022 में। गुलाम अली खटाना सोशल वर्क में जम्मू कश्मीर से। वी विजेंद्र प्रसाद सिनेमा से आंध्र प्रदेश से। और एलाई राजा आर्ट्स से हैं तमिलनाडु। ये सभी 2022 में नियुक्त हुए हैं राज्यसभा, मनोनीत किए गए हैं सॉरी। पीटी उषा हैं स्पोर्ट्स से केरल, पीटी उषा भी हुई हैं। एलाई राजा तमिलनाडु। पूछ लें 2022 में मनोनीत सदस्य कौन नहीं हुए, तो ये सभी थोड़े बहुत दिमाग में होंगे तो आप टिक कर देंगे। अब एक सवाल ऑलरेडी ये जीडी में आया हुआ है कि वरिष्ठ नेता जो जून 2022 में महाराष्ट्र से अपनी राज्यसभा सीट से इस्तीफा दिया वो थे पी चिदम्बरम है, जो तमिलनाडु से बन गए हैं राज्यसभा सदस्य। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड, थर्ड, ये कब कब हुई आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है 1930 में हुई है, 30 से 31 है। दूसरी 31 में हुई है और तीसरी कब हुई है? तो तीसरी आप कहेंगे 32 में हुई। 30, 31, 32 और सन का भी थोड़ा याद रखना है, सन के साथ साथ डेट और मंथ का। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ है 22 नवंबर 1930 में, यानी 30 एंडिंग से शुरुआती 31 में, 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ है। कब? ये तीनों ही लंदन में। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, पूछा जाता है किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया या फिर किस में भाग लिया है, तो थर्ड में लिया है। सॉरी थर्ड में नहीं, सेकंड में। थर्ड और फर्स्ट में तो नहीं लिया था, बहिष्कार किया था थर्ड में। लंदन में आयोजित हुआ, कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। सेकंड में लिया है सितंबर से दिसंबर 1931, ये भी लंदन में। गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे इसमें। इसके बाद गांधी जी ने सैन्य अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया वो वाली, और उसके बाद इन्होंने सैन्य अवज्ञा आंदोलन है वो शुरू किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट है वो खुद के खर्च पर उन्होंने भाग लिया था। और थर्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है नवंबर 1932 में, 30 में आपके नवंबर में हुआ था फर्स्ट, और थर्ड यहाँ पर नवंबर 32 में, और 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तीनों सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड का पीएम कौन था? मैकडोनाल्ड। कौन? मैकडोनाल्ड था।
भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, यानी साई का पूछा आपको। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना पूछा आपको, आप कहेंगे 1984 में हुई है, जिसका हेडक्वार्टर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में है। भारतीय खेल प्राधिकरण 1984। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल है उसका व्यास कितना होता है। भाई अजीब सवाल पूछ लिया। फुटबॉल का व्यास फीफा के अकॉर्डिंग, जब स्पोर्ट्स से इस प्रकार से अजीब सवाल आ रहे हैं, इससे पहले पूछा गया था कि बास्केटबॉल के नेट की हाइट कितनी होती है, फुटबॉल ग्राउंड की लंबाई कितनी होती है, तो ये स्पोर्ट के टर्म आपको थोड़े बहुत नॉलेज में होना चाहिए। लंबाई है, कौन सा खिलाड़ी किस स्पोर्ट से है, स्पोर्ट की जो अलग अलग टर्म रहती है, ये टर्म किस स्पोर्ट से जुड़ी हुई है, तो इस टाइप से अब सवाल पूछ रहे हैं टीसीएस। फुटबॉल का व्यास है, कोशिश रहेगी आने वाले दिनों में एक इंपॉर्टेंट वीडियो लाया जाए जो किसी भी नेक्स्ट एमटीएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहे। फुटबॉल का व्यास फीफा के अनुसार कितना होता है, 22 सेंटीमीटर। पूरी फुटबॉल का व्यास है ना, वो 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। या फिर आपको सरकमफ्रेंस पूछ लें, परिधि कितनी होती है पूरी फुटबॉल की, परिधि होती है 68 से 70 के मध्य, और जब 68 और 70 के मध्य होती है 69 रखेंगे तो आपका आ जाएगा व्यास 22 सेंटीमीटर, जब आप 2πr वगैरह से करते हो। वजन कितना होता है फुटबॉल का, वजन होता है दोस्तों 410 ग्राम से 450 ग्राम के मध्य। भाई वजन भी इंपॉर्टेंट है, जब इसकी व्यास पूछ लिया तो वजन भी पूछ ले फीफा के अकॉर्डिंग 410 ग्राम। वॉलीबॉल का आपको वजन पूछे ना तो इसका आधा लगभग आप कहेंगे 260 से 280 ग्राम होता है वॉलीबॉल का। वॉलीबॉल का व्यास कितना होता है, तो व्यास होता है 8.15 इंच का होता है, यानी परिधि थोड़ी कम होती है वॉलीबॉल की फुटबॉल से। यहाँ पर 65 से 67 होती है, फुटबॉल की 68 से 70 होती है। फुटबॉल का मैदान 105 लंबा 68 चौड़ा, 105 × 68। सोल, जेल, इमल्सन, फोम, इसके उदाहरण एरोसोल वगैरह। ये बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, साइंस का टॉपिक है। जो कोलाइड रहते हैं, किस प्रकार अवस्थाएं निलंबित रहती हैं, किस माध्यम में रहती हैं, उनसे डिसाइड होता है कि वो सॉल है, जेल है, इमल्सन है, फॉर्म है। तो इनकी आपको डेफिनेशन पता होगी तो आप इजीली ऑप्शन उदाहरण से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको पूछा था कि दूध किस प्रकार का है मिक्सर है, दूध में क्या होता है, क्रीम प्लस जल होता है, क्रीम प्लस जल होता है। दूध को वैसे माना जाता है इमल्सन पायस माना जाता है। पायस में क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड, यानी आपकी अवस्था माध्यम है, मेन जो माध्यम है वो भी लिक्विड है, और उसके अंदर जो प्रक्षिप्त अवस्था है वो भी लिक्विड है। तो पायस में प्रक्षिप्त अवस्था और प्रक्षिप्त माध्यम दोनों ही लिक्विड होते हैं, जैसे दूध है, फेस क्रीम है, ये सभी इमल्सन। सोल क्या है भाई, सोल की बात करें तो सोल में जैसे सोल यानी सॉलिड आप कहेंगे, यानी सॉलिड आपका यहाँ पर अवस्था के रूप में रहेगा। अवस्था यानी थोड़ा कम रहता है, माध्यम थोड़ा बड़ा ज़्यादा रहता है वॉल्यूम में, आप इस प्रकार समझ सकते हो। प्रक्षिप्त माध्यम किसके अंदर है, यानी ज़्यादा क्या है यहाँ पर, लिक्विड है, लिक्विड में थोड़ा ठोस डाल दिया तो वो सॉल बन जाएगा। निरंतर तरल माध्यम में, तरल माध्यम में छोटे ठोस कण से बना कोलाइडल निलंबन सॉल है। सॉल में आपकी ब्लड क्या है, ब्लड में भी छोटे छोटे कण होते हैं ठोस के, और फिर लिक्विड रहता है प्लाज्मा। तो यहाँ पर भी ब्लड एक प्रकार का सॉल हो जाएगा, आपको ब्लड पूछ ले। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, वो सॉल है। अब जेल का पूछ लें, जेल में क्या होता है, यहाँ पर प्रावस्था द्रव है और माध्यम ठोस है। जेल में क्या, ठोस ज़्यादा है, एक तरीके से ठोस ज़्यादा है और कम उसके अंदर लिक्विड है, यानी प्रावस्था के रूप में प्रक्षिप्त प्रावस्था है वो लिक्विड है, प्रक्षिप्त माध्यम है वो ठोस है। आप कहेंगे ठोस के अंदर आप लिक्विड मिक्स कर रहे हो, जैसे पनीर है, अब ज़्यादा है पनीर ठोस और उसके अंदर लिक्विड कम है, मक्खन है ठोस ज़्यादा लिक्विड कम, वो जेल हो जाएगा। सॉल में क्या होता है, इसका उल्टा, जेल और सॉल आप कहेंगे उल्टे हैं आपस में। सॉल में यहाँ पर दरो के अंदर आपने ठोस डाला, जेल में ठोस के अंदर दरो डाला एक तरीके से। फॉर्म क्या होता है, झाग बनते हैं, झाग गैस से बनेंगे और सामने क्या होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। तो फॉर्म है, झाग के रूप में कोलाइड क्या है, गैस प्रक्षिप्त अवस्था है, ज़्यादा क्या है, ठोस है, ठोस प्रक्षिप्त माध्यम है। तो ठोस के अंदर गैस करेंगे तो फॉर्म है, रबर स्पंज है, वो हो जाएगा फॉर्म। एरोसोल क्या है, एरोसोल आप कहेंगे जब गैस के अंदर आप लिक्विड डालेंगे, नॉर्मल यानी माध्यम गैस है, अवस्था लिक्विड है, तो एरोसोल कोहरा, बादल, धुंध है, वो गैस के अंदर लिक्विड है। हरित क्रांति का प्रथम चरण किस दशक में, 1960 में प्रथम चरण हुआ है। भारत में जो शुरुआत मानी जाती है 1967-68 से मानी जाती है। नॉर्मन बोरलॉग है, तो प्रथम चरण आप कहेंगे 1960 वाला करेक्ट है। नॉर्मन बोरलॉग को जनक माना जाता है, इसे तो उन्हें 1970 में नोबेल प्राइज भी दिया गया है। हाई हील्ड वेराइटी यानी उच्च उपज देने वाले किस्मों की बीज एक तरीके से उन्होंने विकसित किए, जो हरित क्रांति में काफ़ी फायदेमंद साबित हुए। आगे इसी से एक सवाल और पूछा गया है, वो देखेंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। मानव द्वारा उत्सर्जित कचरा किस प्रकार का है, तो मानव द्वारा उत्सर्जित कचरा है वो बायोडिग्रेडेबल है, जैव अपशिष्ट जो एक तरीके से मानव का जैविक कहेंगे, मानव और पशु अपशिष्ट बायोडिग्रेडेबल है, तोड़ा जा सकता है।
मौलिक कर्तव्य जो 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के जरिए ऐड हुए हैं संविधान में, किस समिति की सिफारिश पर ऐड किए गए हैं? समिति है दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को यहाँ पर प्रभावी बनाया गया। और ये जो 42वां संविधान संशोधन, इसे लघु संविधान कहा जाता है। इसमें प्रस्तावना में भी पहली बार संशोधन, एकमात्र संशोधन हुआ जिसमें समाजवादी, पद निरपेक्ष और अखंडता टर्म ऐड किए गए। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो पृथ्वी में सबसे ऊपरी भूपरपट्टी, क्रस्ट जिसे बोलते हैं, उसके नीचे आपको मेंटल मिलेगी। सवाल इससे पहले पूछा हुआ है कि जो भूकंप आते हैं वो कहाँ पर आते हैं? वो क्रस्ट में, ऊपरी परत में आता है। उसके नीचे मेंटल है। मेंटल में भी दो, मेंटल के बाद आपके आंतरिक है वो कोर है। कोर में आउटर कोर है, इनर कोर सबसे नीचे। इनर कोर ठोस होती है, ध्यान रखना। आउटर कोर लिक्विड होती है। और जो मेंटल है वो अत्यधिक गाढ़ी होती है। भूपरपट्टी हो गई। अब कोर में क्या होता है? सबसे इनर है वो कोर है, सबसे आंतरिक। कोर में होता है निकल लोहा की प्रधानता होती है, जिसे निप्पे बोलते हैं। अन्य नाम कोर का आप कहेंगे निप्पे हैं। इसमें निकल और लोहा ज़्यादा है। और आपको बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, मोहो किसके मध्य आता है? मोहो जौन है वो मेंटल और क्रस्ट के मध्य, क्रस्ट और मेंटल के मध्य। जैसे कि सबसे ऊपर आप कहेंगे क्रस्ट है, उसके नीचे आपके मेंटल है, उसके नीचे कोर है। जब क्रस्ट और मेंटल के मध्य की बाउंड्री है वो मोहो है। ठीक है, मोहो यानी मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी बाउंड्री है क्रस्ट और मेंटल के मध्य। निफ्फे कौन सी? तो निफ्फे आप कहेंगे सबसे नीचे वाली कोर है, जो कि ठोस रहती है। इनर कोर, आउटर कोर लिक्विड रहती है। मध्यवर्ती है वो अत्यधिक गाढ़ी रहती है। ये कुछ हो गए। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ पर पूछा। तो प्रथम हरित क्रांति 1960 के दशक में। उद्देश्य की बात करें तो भारत की कृषि उत्पादन में वृद्धि करके भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर, खाद्यान्न में वृद्धि करना। खाद्यान्न में विशेषकर यहाँ पर गेहूं और चावल की उत्पादकता बढ़ाई गई। सर्वाधिक वृद्धि हुई गेहूं और चावल में। हाई हील्ड वाले वेराइटी का प्रयोग करके ये हुआ है। उच्च किस्म वाले बीज हैं उपज देने वाले। और प्रथम देश कौन सा है? जीडी में आ चुका है। हरित क्रांति के लागू करने वाला पहला देश मैक्सिको है। छठ पूजा में किसकी पूजा होती है भाई? छठ पूजा में होती है सूर्य देव की। किसकी? सूर्य देव की। छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को कहाँ पर मनाई जाती है? तो बिहार, झारखंड, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ये मनाई जाती है छठ पूजा। तो ये 16 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 में से आपके सामने एक्स्ट्रा फैक्ट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एफर्ट जो एक्स्ट्रा फैक्ट वगैरह में बहुत जल्दी वीडियो लाने में लगा है। लाइक ज़रूर कर देना। न्यू कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो कैंडिडेट अभी तक मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, आज अंतिम दिवस है, कल से प्राइस बढ़ रही है। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके टेक्स्ट बुक सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे ज्वाइन करनी आपको मिल जाएगी डिटेल। धन्यवाद।